Hello, viewers. Welcome to the latest episode of the Hillary Times. Our guest today is an inventive Indian film director celebrated for his refreshing storytelling and bold narratives. Known for films जैसे कि इश्क श्री राजू है एंड प्रैंक कॉल है और बहुत सारी फिल्में हैं. He blends humor, drama and realism with finesse. A master of experimenting with genres, he brings unique perspectives to Indian cinema. His work continues to captivate audiences and redefine modern filmmaking. मैं भी उनमें से एक हूँ जो इनका फैन है. So get ready to experience stories that stay with you long after the credit roll. So बिना देरी किए let's welcome राहुल कुमार शुक्ल जी. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दिया, मैं तो बिल्कुल बाहुविवल हो गया। मैं सिनेमा का छात्र हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से। और कोशिश है कि जब भी मौका मिले सिनेमा की जितनी सेवा हो सके कर सके, जितनी बार और जितनी तरह से बनाई जा सके, कहानियों को कहा जा सके, कह सकूं। और बाकी तो जनता जनार्दन है। थैंक यू सर. एक बात जो हम सबके माइंड में आती है जब बॉलीवुड की बात आती है, सिल्वर स्क्रीन की जी बात आती है, कि हर बंदा, कॉमन मैन, हम जैसे लोग सोचते हैं कि अगर मौका मिला बॉलीवुड में जाने का, सिल्वर में जाने का, सिल्वर स्क्रीन पर, तो हीरो बनेंगे. पर जी आप बने डायरेक्टर. तो इसके पीछे जी। क्या कारण है सर? मतलब ये ना, आपको चुनना ही पड़ता है कि आपको जो जैसे निर्देशन है इसमें मैं कहानी कह सकता हूँ। मेरी भाषा है, मेरे संप्रेषण का बहुत सशक्त माध्यम है। अ, और जो मैं संप्रेषित करना चाहता हूँ उसके किरदार मेरे अभिनेता है। सो चुनाव, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड है ये एमलगेशन ऑफ आर्ट, टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉलिटिक्स, आप जो कुछ भी देखते हैं पूरे अपने सामाजिक व्यवस्था के अंदर, वो हर कुछ इन्वॉल्व है सिनेमा के अंदर। तो अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे कि आपको क्या करना है तो कहीं खो जाइएगा। मैंने अभिनय क्यों नहीं चुना और निर्देशन क्यों चुना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कई सारी बातें कहनी है। क्या मैं अभिनय के थ्रू कह पाऊंगा, मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि वो एक निर्देशक, एक लेखक की कहानी होगी, उसके किरदार होंगे, उसके अनुभव होंगे, उसके अनुभवों को निभाना एक अभिनेता का काम है। तो क्या मुझे वो मौका मिल पाएगा? दूसरा, कई बड़े अभिनेता भी हैं ऐसे जो अपने अनुभवों को उनके अभिनव निर्देशक और लेखकों के अनुभवों के साथ संप्रेषित कर पाते हैं, वो कमाल के लोग हैं। लेकिन शायद मैं मेरे अंदर वो टैलेंट उतना नहीं था। तो मैंने अपने आप, मेरा जो आकलन किया, उस आकलन ने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसा काम करना पसंद है जहाँ पे मैं अपनी बात कह पाऊँ पुरजोर तरीके से, अपने अनुभवों का साँचा बना पाऊँ, एक अपनी तरह की दुनिया बना पाऊँ। उस दुनिया में जो खूबसूरत किरदार है मुझे कहाँ कहाँ रखने हैं वो मैं रख पाऊँ, मुझे वो मौका मिले करने का। तो ईश्वर ने मुझे चुना ये करने के लिए, मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस बात के लिए। सर, जो मैं अगली बात जो आपसे करने जा रहा हूँ उसके बैकग्राउंड में तीन बातें. पहली बात तो जी ये कि अभी हाल में ही करीब 10-15 दिन पहले बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं जिनकी उम्र करीब 60 साल के करीब में है. आई डोंट वांट टू टेक जी हिज नेम. उनके जी। लड़के ने अनाउंस किया कि मैं अब डायरेक्टर बनूंगा. तो लोगों बनूंगा। ने उस पर जी, पॉजिटिव और निगेटिव रिएक्शन दिया. पॉजिटिव दोनों ये, तरह के चलो एक अच्छा एग्जाम्पल है, बाकी लोग भी सोचेंगे, अदरवाइज तो स्टार किड सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं. और बनना दूसरी चाहते अहम बात, कई लोगों ने कहा कि आप चले नहीं, अदरवाइज सुपरस्टार का लड़का डायरेक्शन में क्यों जाता, वो भी एक्टर हैं। बनता, जी ट्राई भी किया, आप चले नहीं. दूसरी अहम बात यह है इसमें कि कई लोगों को लगता है कि डायरेक्टर जो होता है, जो प्राउडली कहते भी हैं कि द कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप, आज ऑफ हम कोर्स। देखते हैं कि उसका दर्जा कहीं ना कहीं गिरा है पहले के डायरेक्टर्स में और अब के डायरेक्टर में. और तीसरी एक और अहम बात कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी काफी एंटाइसिंग है, अट्रैक्टिव है. एंटाइसिंग से ज्यादा मैं और क्या बोलूं. तो इन तमाम बातों के धन्यवाद। बावजूद भी ऐसा क्या था, क्या कोई ऐसा फिल्म मेकर रहा है
कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी बात है जो कि मतलब ऐसा क्या था, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग? आप खुद हीरो बन सकते हैं। ये हीरो बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सर, मुझे लगा कि हीरो कौन है, मतलब हमारे लिए हमारे हीरो हैं। आज जैसे आज पुण्यतिथि है हमारे हीरो का, जो हमारे देश के हीरो कहे जाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर, है ना। तो मेरे लिए हीरो, आप कोई सिनेमा के पर्दे पे अभिनय करता हुआ व्यक्ति मेरे लिए हीरो नहीं है। वो मेरे लिए अच्छा अभिनेता है। हीरो जो जिसकी बातों से, जिसकी वजह से, जिसकी कहानियों से, जिसके नैरेटिव से समाज को एक दिशा मिल रही है। या जैसे थ्री इडियट्स एक फिल्म है, उस फिल्म के आने के बाद डायरेक्टर ने उसमें जो भी कहना चाहा कि आप, बहुत ही शानदार नैरेटिव गढ़ा था उन्होंने कि आप इक्विटी का पीछा करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी, रट्टा मारने से कुछ होना नहीं है। नॉलेज के पीछे भागो, तो सक्सेस के पीछे नहीं। नॉलेज के पीछे चलिए, आपके सफलता आपके पीछे चलेगी। सो कई लोगों ने उसके बाद का दौर देखे, युवाओं में एक अलग तरह का परिवर्तन आया। पर उस बात तो उस निर्देशक की है, बात तो उस लेखक की है, उसको पहुंचाने का बड़ा माध्यम उसके अभिनेता बनते हैं, है ना। एक बात तो ये है कि इस तरह की बातें जब भी मैं सिनेमा देखता था, या मैं नाटकों का हिस्सा रहा हूँ, मैंने कई थिएटर प्ले देखे हैं और कई प्लेस में मैं खुद भी मैंने काम किया है, अभिनेता के तौर पे काम किया है, लेखक के तौर पे काम किया है। पर जब भी मैं निर्देशक को उसकी दुनिया बनाते हुए देखता था, तो मुझे लगता था कि यार, अभी मैं जो हूं, मैं इसके इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन रहा हूं, ना कि मैं कुछ अभिव्यक्त कर रहा हूं। और कितनी खूबसूरती से वो जो कहना चाह रहा है, चाहे मंच पर हो, चाहे वो सिनेमा पर हो, या चाहे वो जो भी उसको विजुअल मीडियम मिला है, तो कितनी खूबसूरती से वो कह रहा है और उसका इम्पैक्ट कैसे दर्शकों पे आ रहा है। अगर एक निर्देशक चाह रहा है कि ऑडियंस अभी संवेदनशील हो जाए, भावुक हो जाए और रोने लग जाए, तो ऑडियंस रोने लग जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है, वो हंसने लग जाए। एक व्यक्ति जो कुंद भरा बैठा है, सालों से रोया नहीं है, उसको शायद आवश्यकता है इस इमोशन की, और वो निर्देशक उसके साथ करने में सफल हो जा रहा है। शायद वो अभिनेता सिर्फ खड़े रहे और बोलना चाहे तो ना कर पाए बिना एक निर्देशक के मदद की, है ना, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि एक दुनिया बनाना, बहुत सारे, हम एक सेकंड में 24 फ्रेम जी रहे होते हैं, उन 24 फ्रेम से एक शॉट बनाते हैं, कई शॉट से एक सीक्वेंस बनाते हैं, और एक कई सीक्वेंसेस को जोड़ के हम एक एक पूरी दुनिया तैयार करते हैं। अब ये अतिशयोक्ति हो जाएगा कहना कि जैसे ईश्वर ऊपर से अपनी दुनिया देखते होंगे कि यार, मैंने राहुल को यहाँ फिक्स किया है, आशीष को यहाँ फिक्स किया है, इसको यहाँ किया है, अब इनके जीवन का तालमेल क्या चल रहा है, इनकी कहानियां क्या चल रही है, इनके बीच में क्या गुजर रहा है, घटनाक्रम कैसे बदल रहे हैं, क्या उतार चढ़ाव है, और वो आसान नहीं होता होगा। तो एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, ये कहना कि निर्देशक ईश्वर की तरह है, ये बहुत ही बेमानी बात है, क्योंकि फिल्म मेकिंग कोलेबरेटिव आर्ट है, बहुत सारे लोगों के मदद की जरूरत पड़ती है। अकेले एक निर्देशक फिल्म नहीं बनाता है। जो भी ऐसा कहते होंगे वो कैप्टन ऑफ द शिप जरूर है, पर एक कप्तान अपनी सेना के बगैर चल नहीं सकता है, दिशा भी नहीं तय कर सकता है। सो मेरा मेरा फैसिनेशन तो ये था। और मैं जब से साहित्य पढ़ना मैंने शुरू किया ना, तब से मुझे बहुत ज्यादा लगाव हो गया उसको। जैसे जब भी आप किताब पढ़ते हैं, तो आप उन किरदारों को अपने सबकॉन्शियस में चित्रित होते हुए देखते हैं। सो वो पढ़ते हुए इतना इनग्रॉस रहा मैं कि मुझे लगा कि अगर ये विजुअली उतरे तो कैसे होंगे। दूसरा ये रहा, और तीसरा, कई कहानियां, कई जीवन, कई ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने बहुत, उनकी बात कहने के लिए बहुत, और जीवन के अपने अनुभव भी, कि नहीं यार, ये बात तो कहनी है, पर उसको कहने का माध्यम ढूंढना पड़ेगा। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी बात कह नहीं पाता था जब मैं अपने स्कूल में था या अपने कॉलेज में था। तो मुझे सिनेमा का लेंस एक बहुत सशक्त माध्यम लगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये माध्यम कह देगा। एक तो ये आपका तीसरा सवाल था। पहला, कि एक कोई बड़े अभिनेता है, उनका बेटा निर्देशन करना चाह रहा है,
ये स्वागत योग्य बात है दरअसल, क्योंकि उसने सिनेमा, उसने पूरा स्कूल जिया होगा, बचपन से उसने देखा होगा कई कहानियां बनते बिगड़ते, वो टेक्नोलॉजी चेंज होते हुए। और हम आज के युवा को ऐसा आके कि उसके पास अनुभव नहीं है, तो ये बहुत ही बेमानी बात है, क्योंकि बहुत आगे की सोच रख रहा है युवा। हमको उसको दिशा दिखाने की जरूरत है, जिसमें हम चूक रहे हैं ना कि वो चूक रहा है। उसके पास तमाम एक्सपोजर है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। और अगर कोई ऐसा युवा आता है जो, एक तो बड़े अभिनेता के घर से आ रहा है, कई अभिनेताओं की फिल्में और कई बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के साथ काम करते हुए देखा होगा अपने पिता को, उसके अलावा सीखा होगा बहुत कुछ। जहां तक मैं जानता हूँ, अ, अ, बहुत ही संवेदनशील और टैलेंटेड लड़का है, जितना मैंने सुना है। मैं समझ रहा हूँ आप किन की बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कि लोगों को सिनेमा की तरफ आना चाहिए, ना कि अपने आप को पैकेज बनाने की तरफ। अभिनय जो हो गया है अभी, वो इस तरह से हो गया है कि आप सिनेमा के लिए अभिनय सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको इंडोर्समेंट मिल जाए। बहुत सारे, आपकी एक पिक्चर चलेगी, वो फिल्म चलने की वजह से आपको बहुत सारे आपका ब्रांड बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, ब्रांड इक्विटी बढ़ेगी, आपको बहुत सारी एड फिल्म्स मिलेंगी, आपके इंडोर्समेंट बढ़ेंगे। सो उस चक्कर में ना फिल्म बहुत पीछे छूट गई है। अभी वो दिलीप कुमार साहब वाला समय है, अमिताभ बच्चन का एक वक्त, यार इंडोर्समेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, ऑडियंस हमारा इंतजार कर रही है, वो कहीं छूट गया है इस रेस में। एक्चुअली एक रैट रेस बन गई है। तो इसका एक्टर सभी को क्यों का जो बनना है? कारण है वो डायरेक्टर ही तो होगा, जो मॉनिटर है। एक अभी रिसेंटली एक कमल हासन जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने जी। कहा कि भाई एक्टर एक्टर है, न छोटा एक्टर न बड़ा एक्टर, और ये बड़ा सुपर एक्टर, स्टार बिल्कुल। मेगा स्टार कुछ मत कहो, आप मुझे सिर्फ कमल कहो। उन्होंने एक बात कही। अब आपने जिनका नाम लिया, आप ले सकते हैं, आप उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, मैं नहीं ले सकता, मैं कॉमन मैन हूँ। लेकिन एक, आप डायरेक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं। राइटर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप कवि और लेखक का जो मन होता है बड़ा कोमल होता है। जी। संवेदना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल संवेदनशीलता का मैं उन्हीं को दे सकता हूँ। तो ये जो एक्टर आजकल हो गए हैं, जो मतलब आर्ट से ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो ये हाँ। पहले भी था, लेकिन पहले जो डायरेक्टर थे लगाम कस के रखते थे। तो आप एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, जब कोई सो कॉल्ड बड़ा एक्टर आपके वर्क में इंटरफेयर करता है, कहानियों के साथ छेड़छाड़ करता है, डायरेक्शन में वो अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, तो आप इसे लेट इट गो होने देते हैं, या कहते हैं नहीं, मैं हूं हेड ऑफ द फैमिली, मैं जो कहूंगा वो चलेगा। और शायद इसी की कमी के कारण ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बिखर जा रही हैं, कहानियों हाँ। को वो कह नहीं पा रहे। इसमें ना सर, नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू और कई पहलू हैं यहाँ तो। मेरा अनुभव अभिनेताओं के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैंने जितने भी सीनियर एक्टर्स, मतलब अब ऐसे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया जिनको हम बचपन में बहुत ही छोटे हुआ करते थे, तो हम टेलीविजन में देखा करते थे, दूरदर्शन आया करता था, हमने उनको बड़े बड़े शोज में, बड़े बड़ी फिल्मों में देखा है। और मेरा अनुभव उनके साथ ऐसा रहा है कि वो आपके साथ काम करते हुए आपके ही व्यक्तित्व को बड़ा बना देते हैं, और कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। इंटरफेयर वहां होता होगा, मेरे साथ अभी तक ऐसा अनुभव शायद कभी नहीं हुआ। काफी सारे टेलीविजन सीरियल भी मैंने किए, फिल्म्स भी की, एड फिल्म्स भी बनाई। मेरे को इस तरह के, अभी तक मैं इस तरह के अनुभव से बचा हुआ हूँ। आगे क्या होगा उसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। हो सकता है कि कभी इस तरह के अनुभव से गुजरना पड़े। दूसरा क्या है, हम कहते हैं कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, माई फिल्म इज माई एक्सप्रेशन। मेरा, अगर मैं निर्देशक हूं तो मेरे अंदर ये कुवत होनी चाहिए कि मैं अपनी बात के लिए अपने सारे क्रू मेंबर्स और अपने सारे अभिनेताओं को राजी कर लूं। इतनी कुवत होनी चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी कहानी को लेकर, जब मैं उनके पास जाऊं कि मैं ये काम कर रहा हूं, आपका किरदार ये है, आपका कैरेक्टर ये है, तो वो मेरे से राजी हूं इस बात के लिए, तभी मैं कप्तान कहलाने के लायक हूं। अगर मैं ये नहीं कर पाता हूं, इतना नॉलेज नहीं है मुझे, उस क्राफ्ट की समझ इतना नहीं है, उस टेक्निक की समझ इतना नहीं है, और तो फिर सामने वाला आपसे जरूर वो दो चार करेगा।
अब समस्या क्या हुई है कि एक्सप्रेशन मेरा है, काम मेरा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी है, बट उसको कंट्रोल करने वाले लोग कोई और है ना। और अब क्या है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, ना कि जो काम है ना। जैसे आप सब्जियां खरीदते होंगे, तो आप अच्छी सब्जियां खा रहे हैं, इसका इसका कोई भरोसा नहीं है। आप बाजार जाते हैं, मंडी से हरी हरी सब्जियां देखिए, आपने खरीद लिया, जब आपने खाया तो पता चला ये केमिकली ट्रीटेड है, एंड इसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड है, ये है वो है, पर आपने खरीदा, खरीदा हरा रंग देख के। अब जो बेचने वाला है, उसने किसान को नहीं हायर, जो जो सब्जी उगाता है उसको नहीं पकड़ा, उसने उस किसान को से सब्जियां उठाई और उसको पेस्टिसाइड डाला, उसको कलरफुल किया, रंगीन बनाया, और उसने उस सब्जी को बेच दिया, है ना। सो ये बेचने वाली प्रथा बड़ी बन गई है। अब किसान जो सब्जी उगाता है, फिल्म जो बनाता है, उसको बैकिंग करने से ज्यादा जो रैपर्स हैं, जो बिकते हैं, जो ब्रांड्स हैं, उन पे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। जब उन पे आप एक्सट्रीम इन्वेस्ट करते हैं, एक्टर्स का एंटूरा बहुत बड़ा हो गया है, एक्टर्स का कॉस्ट, उनका खर्च बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग है, और वो कॉर्पोरेट उनको कंट्रोल कर रहा है। अब मैं इतना ओपनली बोल रहा हूँ, कल मेरे को भी हो सकता है फोन आ जाए कि भाई हो गया तुम्हारा, बट कॉर्पोरेट उनको कंट्रोल कर रहा है। तो अब फिल्म बन रही है इस एक्टर के लिए, ना कि ऑडियंस के लिए। सब्जी उगाई जा रही है खाने वाले के लिए नहीं, जो बेचने वाला एसीजेड है उसके लिए उगाई जा रही है, कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। सो ये वजह है कि डायरेक्टर की कुर्सी कमजोर हुई है, निर्देशक की कुर्सी कमजोर हुई है। आपको आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में बहुत सारे अभिनेता ही प्रोड्यूसर निर्माता बन गए, क्योंकि उनको एक कॉर्पोरेट ने बुलाया, बोला कि आप हमारे साथ फिल्म करेंगे क्या। उसने कहा हाँ करेंगे, तो हम आपको इतने फिल्मों के लिए साइन करते हैं। ठीक है, आपने मुझे साइन किया है, तो अब मैं तय करूंगा कि कौन निर्देशक होगा, कौन लेखक होगा, क्या फिल्म बनानी है। आपने कहानी साइन नहीं की, आपने प्रोजेक्ट नहीं साइन किया, आपने फिल्म नहीं साइन किया, आपने अभिनेता साइन किया। फिर अभिनेता जब साइन होगा तो प्रोजेक्ट बनेगा, ना कि फिल्म बनेगी, कि भाई ये बड़ा राइटर इसको ले लेता हूँ, तो डायरेक्टर इसको ले लेता हूँ। अब वो सब उस छाया के नीचे है, फिर वो रोजी रोटी चलाने वाली बात है, और इसको इस प्रोडक्ट को बेचना है, इस पे वो रंग रोगन चढ़ाएगा, इसकी और ब्रांडिंग करेगा, इसको और बड़ा करेगा, ना कि उस काम को बड़ा करेगा। इसीलिए आप फिल्में भी बहुत सतही देख रहे होंगे आजकल। मैं भी उसी बिरादरी का हिस्सा हूँ, मैं भी उसी पाप का भागीदार हूँ, लेकिन वो तो ऐसा ही रहा है। सर, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम हरी हरी सब्जियां देख करके हम लेते हैं और अंदर से पॉल्यूटेड चीजें निकलती हैं हाँ, वो हमें। सेहतमंद बिल्कुल नहीं है। सर, मैं एज ए व्यूअर बता रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि ओह, इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर है और हमें इसे देखना चाहिए, और जैसे ही हम फिल्म स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के बाद उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि इस एक्टर को ऐसी क्या जरूरत है इस तरीके के सीन करने के लिए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने के लिए। कोई नया एक्टर हो, कोई नया डायरेक्टर हो तो समझ में आता है, वेल एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो आपने कहा कि कुर्सी डगमगा गई है, तो इसको सुरक्षित रखने में आप कौन कौन से चैलेंजेस को आपने फेस किया है या कर रहे हैं? मैं जिस स्तर पे हूँ अभी बतौर निर्देशक, मैं खुद को संघर्षरत निर्देशक ही मानता हूँ। तो मेरे लिए अभी तो चैलेंजेस हमेशा ही बड़े रहते हैं, मुझे कई हिस्सों को संभालना है। बहुत प्रखर और बहुत अच्छे अभिनेता हैं जो काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करना भी चाहते हैं, लेकिन मुंबई जैसा शहर और सिनेमा जैसी विधा में अपने आप को टिकाए रखने के लिए आपको रोजमर्रा के जीवन से जो जूझना पड़ता है, उससे दो चार सबको ही होना पड़ता है। तो उनको उनके चुनाव भी, कई बार आप 2 साल बैठ जाएंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, तो अब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, आप प्रासंगिक नहीं रहेंगे, तो उन्हें उस तरह के काम का चुनाव करना सर, पड़ता हो। ये आपने जो कहा रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं और प्रासंगिक होना, क्या इसके लिए लॉबिंग भी करना पड़ता है, कैंप से भी जुड़ना बहुत, पड़ता हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे तो कनेक्शंस काम करते हैं, और अगर आप कनेक्शंस तक नहीं हैं तो आपके लिए संघर्ष बड़ा है, आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी है। आप फिल्म तो बना लेंगे, फिल्म को दर्शकों तक कैसे पहुंचाएंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बहुत दोष देते हैं लॉबीज को, या ये जो मोनोपोली चल रही है उसको।
दर्शक के तौर पे हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। दर्शक आज वो फिल्म देखने नहीं जाता है जिसकी मार्केटिंग बहुत बड़ी ना हो। दर्शकों तक वो फिल्म पहुंचानी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा कठिन बात बन जाती है। एक, हमें स्क्रीन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस फिल्म की मार्केटिंग नहीं है। जो भी स्क्रीन पे लगाएगा उसका लॉस हो जाएगा। वो इतना स्टाफ कैरी कर रहा है, वो मेंटेनेंस कैरी कर रहा है, वो खर्च कहाँ से चुकाएगा? अगर मेरी फिल्म से उसका नुकसान होता है तो मेरी फिल्म चलाना बिल्कुल नहीं चाहेगा। मेरे लिए तो सिर्फ दर्शक ही है जो फिल्म को खड़ा कर सकते हैं। और फिल्म देखने के लिए भी दर्शकों का माइंडसेट भी वैसा ही हो गया है कि मार्केटिंग बड़ी होनी चाहिए, बड़ा स्टार है कि नहीं है। बड़े स्टार के पीछे लोग इसीलिए चलते हैं क्योंकि वो सेफ कर ले जाते हैं फिल्म। उसमें लगा हुआ जो पैसा है वो पैसा सुरक्षित रहता है। और सुरक्षा हर निर्माता चाहता है कि भाई सुरक्षित रहे पैसा। तो इसमें दर्शक के तौर पे, समाज के तौर पे भी हमें आकलन करने की आवश्यकता है। कई बहुत अच्छी फिल्में मैंने देखी हैं जो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती है, और मतलब उन्हें पहुंचना चाहिए। वो कमाल फिल्म है। भी अभी हालिया एक फिल्म आई थी, 12th फेल। वो उसने कमाल कर लिया, वो दर्शकों तक पहुंची भी, लेकिन जिस स्तर पे पहुंचना चाहिए था, जिन आंकड़ों की बात होती है बाकी फिल्मों के लिए कि इसकी ओपनिंग ये लगी, इसकी ओपनिंग वो लगी, अगर वो निर्माता और वो निर्देशक इतने मजबूत नहीं होते तो शायद वो फिल्म भी वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक पहुंच गई। उन्होंने अपने संबल से वो फिल्म चलाई और वो कमाल फिल्म थी, पर फिर भी आंकड़ों में वो फिल्म वहां तक नहीं पहुंचती है। तो दर्शकों को इस तरह के फिल्मों को प्यार देना पड़ेगा, तो फिर निर्देशक भी खड़ा हो पाएगा और वापस जो सर एक आप, सिनेमाई। जी, ये आपकी ग्रेटनेस है या फ्रेटर्निटी की मजबूरी है? आप कोई क्रेडिट ले भी नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बॉलीवुड का या अपनी फ्रेटर्निटी का आप डिफेंस कर रहे हैं। मैं तो, जब जिस परिवार में आप काम करेंगे, जिसमें रहेंगे, डिफेंस करना तो आपकी पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद आपस की जितनी भी तू तू मैं हम कर लेंगे। बहुत खूब सर, पर वाकई सो नाइस आंसर। सर एक बात बताइए, हमने कई बार फिल्मों में देखा है, एक सीन दिखाया जाता है कि एक डायरेक्टर है, कहीं वो सड़क पर ढाबे पे बैठा है, चाय पी रहा है, और अचानक एक साधारण से आदमी को लेता है और उसे सुपरस्टार बना देता है। तो आपने कभी ऐसा किया? कभी आपने भी देखा होगा ऐसे सीन्स, कभी किया? नहीं सर, 15 साल हो गए, मुझे कोई नहीं मिला कि राहुल तू यहाँ चाय पी रहा है, चल तो मैं सड़क से उठा के स्टार बनाओ। नहीं सर, नहीं होता है ये दो तरह से ही संभव है। या तो आपकी स्कूलिंग है, तमाम तरह के स्कूल्स हैं जो सिनेमा और अभिनय, निर्देशन, एडिटिंग, सिनेमा की जितनी विधाएं हैं वो सिखाते हैं। दूसरा, आप फिल्म परिवार से संबंध रखते हैं जहाँ पे आप बचपन से ही फिल्मों को बनते, बिगड़ते, सीखते देख रहे हैं। और वहां से भी जरूरी नहीं है कि आप बन के आगे आ ही जाएं, उसके बाद आपका अपना संघर्ष है। यही तरीका है। कोई किसी को सिर्फ सड़क से उठा के, वो सब पीआर की स्टोरी है। वो दर्शकों को लुभाने के लिए बहुत आकर्षक कहानियां बनाई जाती हैं। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होने की गुंजाइश है। मुझे तो नहीं लगता है ये संभव है, क्योंकि ये बहुत क्लिष्ट माध्यम है। हम्म। मैं किसी को लेके आता हूँ जिसका कभी संबंध ही नहीं रहा है लाइट, कैमरा और लेंसेज से, और उस तौर तरीके से, तो वो तो घंटे भर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। बहुत खूब। तो ये मतलब एक फिल्मी सीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये संभव ही नहीं है। आप देखिए ना, हमारे कितने महान महान अभिनेता हैं अभी। नसीरुद्दीन शाह, आप ओमपुरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे, इरफान खान साहब हमारे बीच नहीं रहे। ये ये आते और ये इतने टैलेंटेड लोग थे, इनको जमीन से उठा के कोई स्टार तो बना सकता था, पर इनके संघर्षों का दौर कितना लंबा रहा। और अभी भी करते ही होंगे। अभी भी अपनी जगह बनाए रखने के लिए हर रोज उठ के काम करना, इस उम्र में सुधीर पांडे जैसे लोग हैं, अमिताभ बच्चन, आप देख ही रहे हैं। वैसे ही निर्देशक, अब इनकी स्कूलिंग भी देख लीजिए कहाँ से हो रही है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्कूल्ड नहीं है। डेविड धवन एक निर्देशक हैं, बहुत ही पॉपुलर निर्देशक रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई, लोगों को लगता होगा कि वैसी फिल्म बनाने के लिए अरे यार क्या है, तो कमर्शियल फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी फिल्में हैं। एक एक्टर है गोविंदा, बहुत दर्शकों के बीच में वैसे ही पॉपुलर है, लेकिन वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पूना से एडिटिंग के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने फिल्मों की
जो भी बारीकियां हैं सीखी हैं, और नब तभी तो ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़ी जाए उनको समझ आता है। तो तरीका तो यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं समझ में आता है। बाकी अपने आप को किसी भी तरीके से, अब देखिए सृजन एक ऐसी पीड़ा है ना। आपको जब कुछ भी सृजन करना है तो उसके पहले मतलब बगैर मिट्टी हुए कुछ उपजना संभव नहीं है, बिना मृत्यु के सृजन संभव नहीं है। सो संघर्ष तो होगा, और उसको यात्रा मान के चलना पड़ेगा। शिव कुमार बटालवी ने, हम जी सुबह भी बात कर रहे थे। जी जी। सर, आपकी एक फिल्म है श्याम जी। सुंदर पालीवाल, इसकी पालीवा। चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। और अभी आप सृजन की बात कर रहे थे, तो कई मैंने ऐसा नाम देखा, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा। आपकी फिल्मों के नाम जैसे उपन्यास है, ड्रीम्स टी और हम है, प्रैंक कॉल है, कैमरा है, और आफरीन है, एच श्री राजू है। तो बड़े इंटरेस्टिंग नाम्स हैं आपकी फिल्मों के। तो पहले तो जी। ये हम देख लेते हैं कि जैसे ये आपकी फिल्म है श्याम सुंदर पालीवाल, तो इसका सृजन कैसे हुआ। और दूसरी बात, जब आप ये फिल्मों के नाम जब आप रखते हैं, तो उसके पीछे क्या कोई खास थ्योरी होती है, कुछ सोचते हैं, कोई सृजन की कोई कहानी होती है, या बस रख लिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल होती है, बस रख लिया जैसा तो नहीं है। मतलब मेरे साथ तो नहीं है, एटलीस्ट मैं भी अगर कोई फिल्म लिख रहा हूँ तो मेरे को लिखते हुए पता होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं किरदारों के साथ कहानी लिखता हूँ। मुझे मेरी कहानियां मुझे किरदारों में और उनके अनुभवों में दिखाई देती है, उनकी जमीन में दिखाई देती है। तो मुझे मेरी कहानियों के शीर्षक, उनका टाइटल पहले से ठीक से समझ आ जाता है। इच्छी राजू में थोड़ी चूक हुई थी, थोड़ी परिपक्वता की कमी थी, पर उसको भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया था। उपन्यास एक ऐसे लेखक की कहानी है जो अपनी ही, एक पल्प फिक्शन राइटर है, जैसे सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, इस तरह की के उपन्यास लिखने वाले जो गल्प लिखा करते हैं, जिसमें वो खुद को ही मुख्य किरदार के तौर पे रखते हैं। इस तरह के जितने भी उपन्यास हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती ने कथाकार के तौर पे खुद को ही रखा है, जो उस कहानी कहानी लिखने वाला और उपन्यास के अंदर कहानी सुनाने वाला दोनों एक ही है। सो उपन्यास का जो किरदार है मेरा, वो इसी तरह के उपन्यास लिखता है, और उसमें इतना इंडल्ज हो गया है कि उसके कैरेक्टर, उसकी अपना रियल लाइफ और किताब के बीच का फर्क उसके दिमाग से मिट गया है कुछ समय के लिए। और उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं जब आप अपनी पहचान खो के अपना ही किरदार बन जाते हैं, और आप इस तरह की किताबें लिखते हैं जिसमें हत्या, जिसमें अ, आप बहुत सारे ऐसे खूंखार चरित्र के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे हो जाते हैं उसके अंदर। आप तो एक लेखक हैं, लेकिन आप जासूस विजय बन गए अभी। सो आपके मस्तिष्क पे, आपके हृदय पे उस किरदार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उससे किस तरह की साइकी निकल रही है, वो कहानी। कि वो किरदार स्वयं को बचा भी पाता है, नहीं बचा पाता है, क्या होता है, उसकी उसके उपन्यास का, उसकी कहानियों का असर उस पर क्या पड़ता है। तो एक वैसा काम है ना सर, हम अपने अपने किरदारों के साथ, उनके उसमें चल रहे हुए घटनाक्रम, उनके साथ होते हुए द्वंद के साथ इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि कई बार वहां से निकलने में हमें थोड़ा समय लगता है, एक कहानी से दूसरे कहानी में स्विच करना। इसलिए मैं अपने जॉनर भी बदलता रहता हूँ, कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, मैं बहुत इमोशनली बहुत अटैच हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि फिर यही किरदार बचेगा, यही कहानी, और मैं भी वही हो जाऊँ। मुझे बदलना पड़ेगा, कुछ और कहना पड़ेगा। तलाश अभी भी जारी है कि मेरी अपनी अभिव्यक्ति क्या होगी, सिनेमाई अभिव्यक्ति क्या होगी, मेरा अच्छा संप्रेषण क्या होगा, जो दर्शकों को लगेगा कि नहीं, ये इस डायरेक्टर का सिग्नेचर है। पर मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। सो उपन्यास इसीलिए थी, उपन्यास उपन्यास एक कहानी नहीं है, जीवन का सार है ना। एक प्रेमचंद कहानी भी लिखते हैं ईदगाह, फिर प्रेमचंद गोदान भी लिखते हैं, तो दोनों में उनके अनुभव है। लेकिन जब उपन्यास लिख रहे हैं तो वो बड़ा ढांचा है। तो उस लेखक के साथ उस फिल्म में जो हो रहा है वो बड़ी घटना है, इसीलिए उपन्यास। तो श्याम सुंदर पालीवाल एक मैं ये व्यक्तित्व की कहानी है, हम्म, एक व्यक्तित्व की कहानी है।
एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी है जो जिसने अ, धूल से फूल खिलाना कहते हैं ना, उन्होंने वैसा किया अरावली में। वो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है भारत सरकार की तरफ से। उन्होंने राज संबंध है राजस्थान में एक जिला, वहां पे पिपलांतरी एक गांव है। वो गांव माइनिंग की वजह से बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। उस गांव की में प्रकृति का इतना दोहन हुआ था कि पानी नहीं, पानी भूमिगत जल जो होता है वो बहुत नीचे चला गया था, पीने का पानी नहीं था, साफ हवा नहीं थी। और इसी क्रम में उनकी 16 साल की बेटी का देहांत हो गया। और उन्होंने वहां से तय किया कि गांव की किस्मत बदलेंगे, वापस चलेंगे। और उन्होंने वो क्या खूबसूरत जंगल बसाया। संघर्ष कितने रहे, संघर्ष, असल संघर्ष किसे कहते हैं, एक बार पिपलांतरी जाइए, पालीवाल साहब से मिलिए। तो जीवन में आप जब आपके पास अगर कोई उद्देश्य होता है तो आपके सारे संघर्ष को आप यात्रा बना के चलते रहते हैं। वो बहुत खूबसूरत कहानी थी। तो इसीलिए उस व्यक्तित्व से ही उस कहानी का निर्माण हो रहा है, इसीलिए उनका ही नाम फिल्म है श्याम सुंदर पालीवाल। सर आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये हैं जी प्रकाश दुबे हैं गोरखपुर से। हमने जी आपके आने से पहले कमिंग अप का हमने एक प्रोमो रन किया था। तो उन्होंने एक जी क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है आपके लिए फालतू हो लेकिन आमतौर पर लोगों के माइंड में आते हैं कि जब कोई जी। अच्छा सीन चल रहा होता है, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, खास करके जब जिसमें ग्लैमर को ज़्यादा दिखाते हैं, तो कभी आपको ये मन में फील नहीं आता कि इससे तो अच्छा है कि इस सीन को मुझे ही करना चाहिए था, मैं अच्छा भी कर सकता हूँ और अच्छा भी लगूंगा। अच्छा, पहले तो दर्शकों के सारे सवाल सर माथे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। दूसरा ये है ना कि हम जब भी बतौर निर्देशक काम कर रहे होते हैं तो हम तटस्थ होते हैं ना। हमारे लिए वो हमारे कलाकार हैं, वो हमारे किरदार हैं जो हमारे पेपर पे थे, जिनको हम अभी जीवंत कर रहे हैं। आप सोचिए, पेपर की कहानी को जीवित होते हुए देखना, वो अपने आप में इतना आकर्षक है, इतना आपको इतना अच्छा अनुभव देता है। आप वो देखना चाहोगे होते हुए, ना कि आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे। आप बना रहे हो वो दुनिया। तो आपने जब लिखा था, आपने जैसा सोचा था वैसा आप होते हुए देख रहे हो। इस ये बहुत खूबसूरत अनुभूति होती है। और मैं उनकी भावना समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लिंग, भाषा, अ, जाति, धर्म, ये भेद ना बहुत सतही हो जाता है, ये मिट जाता है, बहुत सर बहुत क्वेश्चन दूर हो ये जाते है हो कि आप। आपके मन में आता है कि मैं ये सीन खुद करूं, एंजॉय करूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं आता। अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं तो मैं ही कर रहा होता। मुझे लग रहा होता है कि मुझसे कोई बेहतर वहां पे खड़ा है, इसीलिए वो है वहां पे। क्योंकि कई डायरेक्टर और एक्टर्स ने पहले भी कहा कि जिन दृश्यों को देख करके ऑडियंस को मजा आता है, उस दृश्य को फिल्माना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल होती है, 50-100 लोगों की बहुत भीड़ मुश्किल। होती है, वहाँ कोई रोमांस नहीं हाँ, होता, कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। कुछ नहीं, कोई वो नहीं नहीं, वो अगर वो महसूस नहीं करेंगे कि वो रोमांस कर रहे हैं तो वो दर्शकों तक पहुंचेगा नहीं। कैमरा बहुत कमाल चीज है, वो आपकी आत्मा के अंदर झांकता है। आप फिल्म देखते हुए आपको समझ आ जाता है कि एक्टर यहाँ पे गड़बड़ है, ये तो फीलिंग नहीं निकल रही। जब सनी देओल चापानल उखाड़ते हैं, हैंडपंप, तो आप मान लेते हैं कि उखाड़ा है उन्होंने, उतने कन्विक्शन से किया है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, वो भी पूरी जान डालते हैं उसमें, जितना बेहतर एक्ट कर सकते हैं करते हैं। पर उनके लिए वो काम है, और वो कठिन काम है। मान लेना कि मैं इसकी प्रेयसी हूं और ये मेरा प्रेमी है, नहीं होते हुए भी उस किरदार में ढल जाना, ये चुनौतीपूर्ण है। सर एक क्वेश्चन है आपके लिए, खासकर आपके लिए, क्योंकि आप राइटर जी भी हैं। ये क्वेश्चन है वीपी कालरा जी का। इन्होंने जी फिल्मी दुनिया में करीब 50 साल दिया है, और जी इनकी एक शिकायत है कि आजकल जो फिल्में बन रही है, जो कहानी हो रही है, उसका एंड नहीं होता। पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने के चक्कर में उसको एब्रप्टली उसको एंड कर दिया जाता है। तो इनका क्वेश्चन भी जी। है और सजेशन भी है, ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए, उसको एक एंड दीजिए, बेशक आप पार्ट 2 पार्ट 3 बनाइए। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप राइटर भी हैं। कालरा साहब को सबसे पहले नमस्कार। वो हमारे सीनियर हैं, 50 साल इन्होंने यहाँ पे समय दिया है। आ, क्या है, फिल्मों फिल्मों को कहने के कई तरीके हैं।
ये आवश्यक नहीं है कि हमने, हालांकि ये अच्छी बात है कि आपने अगर एक कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया है तो उसको रिजॉल्व भी करें। ये जरूरी बात है, क्योंकि हमारा जो दर्शक है या हमारा जो समाज है वो समस्याओं का समाधान ढूंढता है। आज भी हम ढूंढ रहे हैं, हमारी परिस्थिति ही ऐसी है, इसीलिए हमारा मन मांगता है, लेकिन जीवन वैसा नहीं है। हम जिस तरह के राह पर हैं, अगर आप उसको उस नजरिए से देखें कि एक जैसे प्रेमचंद का हल्कू है, पूस की एक रात उनकी कहानी है। तो पूस की रात में जो उसका किरदार है हल्कू, जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, वो आ, अपने मालिक के घर के बाहर ठंड में सिकुड़ के मर जाता है ना। उसका कुत्ता उसके साथ रहता है, वो मालिक वो आग जलाता है, चीजें करता है, लेकिन मर जाता है। तो अगर आप सिनेमा के तौर पे रिजोल्यूशन चाहें तो वो तो ये है कि यार हल्कू को तो विद्रोह कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो कई कहानीकार या कई निर्देशक, जैसा होता है हमारे पैरेलल सिनेमा में लगातार ऐसा, बस जुबैदा देखी होगी आपने, श्याम बेनेगल साहब की। आ, सूरज का सातवां घोड़ा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जरूरी नहीं है कि जो समस्या, जो कॉन्फ्लिक्ट हमने खड़ा किया है वो आज ही सॉल्व हो पाए या सॉल्व हो भी जाए। वो कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए एक बड़ा आयाम छोड़ के जाए, बड़ा विमर्श खड़ा करके जाए। ये सोच हो सकती है उस निर्देशक की, उस लेखक की, इसीलिए वो ओपन एंड छोड़ते होंगे, ताकि सर, हम भी जिन सोचें। फिल्मों का, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिन फिल्मों का जी आपने जिक्र किया, थोड़ी देर पहले आपने दूरदर्शन का भी जिक्र किया। आपको याद होगा कि जी। दूरदर्शन पर 13 एपिसोड ही बनते थे। कहानी शुरू होती हाँ, थी और खत्म होती थी। और खत्म होती। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया उसकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग है। लेकिन जी आजकल जो हम देखते हैं, खुद फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग कहते हैं, सीरियल और सीजन को देख करके, या एब्रप्टली जो एंड हो रहा है, या इसका एंड हाँ, नहीं। कई लोगों ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरी कथा अनंत। जब तक ये दुनिया है तब तक ये सीजन चलता ही रहेगा। तो आपको, अगर आप एज ए व्यूअर देखें, तो क्या आपको वाकई अच्छा लगता है ये? नहीं, अभी तो दर्शकों ने नकार दिया है ना, इसीलिए टेलीविजन भी लिमिटेड हो गया है। अब तो लिमिटेड एपिसोड्स बन रहे हैं। कुछ जो चल रहे हैं किरदार अच्छे लग गए हैं लोगों को, वो चल रहे हैं। बाकी तो टीवी भी, जहां तक मेरी नॉलेज है अभी, टीवी भी लिमिटेड सीरीज बना रहा है। बहुत बड़े बड़े मैक्सिमम 50 एपिसोड तक शायद बन रहे हैं। कुछ टेलीविजन चैनल्स ने 20 एपिसोड और 15 एपिसोड भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ओटीटी के में 10 एपिसोड मैक्सिमम बन रहे हैं, 5-5 एपिसोड की भी कहानियां हैं। फिर उन कहानियों का विस्तार है आगे। जैसे एक शो आया पंचायत, वो अपने आप में कंप्लीट कहानी है। उसके बाद उसका विस्तार आता है अगले सीजन में, फिर नेक्स्ट सीजन में उसका विस्तार आता है। तो विस्तार होना तो अच्छी बात है। हाँ, अगर अब्रप्ट एंड कर रहे हैं और फिर उससे आप कुछ प्रॉफिट मेकिंग चीजें देख रहे हैं और दर्शक को आधे अधूरे छोड़ रहे हैं, तो वो उचित नहीं। सर, आपसे एक आखिरी और अहम सवाल। आजकल जी एज ए व्यूअर जब हम किसी मूवी को देख रहे होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मूवी या डायरेक्टर का, तो हमें लगता है जी। कि ये जो मूवी है ये किसी खास वर्ग या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को व्यू में रख के चलाया जा रहा है। चलाए जा रहा है अब जी। इसके लिए चाहे जिन एडजेक्टिव्स को आप यूज कर लें, तो चलिए। आप तो उस फ्रेटर्निटी से हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कॉरपोरेट का दबाव है, किसी अदर एक्सटर्नल अप्रोच का है, या हम खुद अपने आप को हमने सरेंडर कर रखा है? और आप इसमें कहाँ हैं? सर, हमारे स्कूल में पीटी हुआ करता था। पीटी सर आते थे और वो जोर से आवाज लगाते थे, दाहिने बाएं थम। तो ये थमने का वक्त आ गया है, ना दाहिने ना बाएं। हम बहती नदी के किनारे नहीं हो सकते हैं, हमें धारा बनना पड़ेगा। ये बात सही है कि दबाव बहुत सारे हैं, कॉरपोरेट का भी दबाव, क्योंकि कॉरपोरेट और व्यवस्था ये एक दूसरे के पूरक हैं, साथ में ही चल रहे हैं। व्यवस्था मतलब सिस्टम, सिस्टम और कॉरपोरेट। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने हमारे लिए मानदंड तय किए जिसको हमने उस समय अच्छा माना। आज भी कई लोग हैं जो अच्छा मानने के लिए, भगत सिंह ने कहा था गोरे चले जाएंगे भूरे चले आएंगे। तो इस ये बात अतिशयोक्ति तो नहीं है, आप जो बात उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल सच्चाई है कि अब फिल्मों को, या तो दर्शकों के जरिए आप फिल्मों को
प्रॉफिट में लाइए, या उस व्यवस्था का हिस्सा होकर उस व्यवस्था के जरिए उन कॉर्पोरेट्स को आप प्रॉफिट पहुंचाइए या फायदा पहुंचाइए। मिला जुला के खेल है कि फायदा होना चाहिए। फायदा किसको होना चाहिए? सिनेमा का उद्देश्य है फायदा दर्शकों को होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई आपके साथ लगाया है। हमारा जिस तरह का माहौल है, विषाद युक्त, अवसाद युक्त, उससे उसको थोड़ा मनोरंजन मिले। आप कभी महसूस करिएगा सर, ये कलेजा फट रहा है, आप चाहते हैं कि दहाड़ मार मार के रो, लेकिन नहीं कर सकते, है ना? आपके आवरण बना हुआ है। लेकिन एक अंधेरे कमरे में जब अपने तरह के घटनाक्रम में एक अभिनेता को पड़ा हुआ देखते हैं तो खूब रोते हैं, क्योंकि आप हैं और वो सिनेमा का स्क्रीन है, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा है ना? सो हमारा काम, हमारे दर्शकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। पर अभी सिनेमा में बनाने में पैसा भी बहुत लगता है। अकीरा कुरोसावा ने कहा था कि इस एक ऐसा कला का माध्यम है ये, जिसको बनाने के लिए एक सिगरेट के पैकेट पे जैसा खर्च होता है वो करना होता है, और जब हम इसको एक्सप्लॉइट करने जाते हैं तो हमें एक एक सिगरेट बेचनी पड़ती है। सो वो भी एक बात है कि भाई बहुत सारा पैसा लगता है, वो पैसा निकाल रहे हैं, पर सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना हमारा काम नहीं है। हम उस व्यापार का हिस्सा नहीं है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने और उसको दर्शकों तक पहुंचाने वाले लोग हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की वस्तु नहीं है ना? हमने हमने आईपीआर बना दिया है, पर इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है ना। प्रेमचंद लिखते लिखते जिस किस स्थिति में उनकी उनका देहांत हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे तमाम है। आप चलते चले जाइए जिन्होंने सत्ता की चरण वंदना स्वीकार नहीं की। वो उस हनक में लोग आ जाते हैं, और अब है व्यवस्था और कॉरपोरेट एक साथ मिलके पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ये सिर्फ हमारी विडंबना नहीं है, और इसी में रास्ता निकालना है। रास्ते निकल भी रहे हैं, कहने वाले लोग कह रहे हैं, फिल्में बनाने वाले लोग बना रहे हैं। जितने भी दर्शक मिल रहे हैं हम उनसे, हमें 100 लोग ही मिले देखने के लिए, मिले तो सही, हमने अपनी बात तो पहुंचाई, शायद वो लोग आगे जाके बात करें। सर, ये आपने जो रास्ता बनाने की बात कही, आम आदमी फिल्मी दुनिया में रास्ता बनाने की भरपूर कोशिश करता है। लोग कहते हैं वो देखो अमित जी कायस्थ हैं, इलाहाबाद से हैं। जब लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे तो देखेंगे राहुल कुमार शुक्ल जी इतने नामी और इतने धारदार डायरेक्टर किस तरीके से आम आदमी के तरीके से बात कर रहे थे। तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि आप हैं कहाँ से, ताकि वो अपना कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आप तक पहुंचे, सिनेमा तक पहुंचे। तो जरा आप ये भी बता दीजिए। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड में जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, पलामू जिला है, वहां से अभी भी अकालग्रस्त जिलों में आता है। बहुत ही खूबसूरत लोग हैं वहाँ से। मैं आता हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई जो शुरुआती दौर की पढ़ाई लिखाई, इसको प्राइमरी एजुकेशन पे है, वो झारखंड का लातेहार जिला, उस समय रेड कॉर्नर, रेड बेल्ट हुआ करता था, वहाँ के एक बहुत खूबसूरत से स्कूल में हुई। सो वहां से ही यात्रा शुरू हुई, वहां से ही अ, किस दिशा में जीवन बढ़ेगा वो तय हुआ, कैसे बढ़ेगा फिर वो आगे जब उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आए तो वहां से बाकी चीजें मिलनी शुरू हुई। सो दिल्ली से मुंबई, और झारखंड से दिल्ली, और दिल्ली से बहुत खूब। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, समय की कमी के कारण और इंटरव्यू फॉर्मेट के कारण हमें इतनी अच्छी बातचीत को हमें यहाँ रोकना पड़ रहा है। और आप देख रहे थे, सुन रहे थे झारखंड के गौरव राहुल कुमार शुक्ल जी को, जिन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़ा हुआ है। तो इनसे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने क्या सीखा, और आप इनको आगे फ्यूचर में किस तरीके के रोल्स में देखना चाहते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह की कहानियां लिखें और कैसी फिल्में बनाएं, तो आप इनको बता सकते हैं। माध्यम है कमेंट करने का। तो सर, आप राहुल जी, आपने हमें समय दिया, द हिलरी टाइम्स को समय दिया, इसके लिए हमें खुशी भी हो रही है। और आपने जिस तरीके से बातचीत किया, हम जैसे साधारण लोगों के हिसाब से अपनी बातों को रखा, समझाया, इस बात को लेकर हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि कोई तो है जो हमारी भाषा में बात कर रहा है और बता रहा है।
तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर, हम सब सर्वसाधारण हैं और आपको विशेष हो जाते हैं, हमारी बात को पहुंचाने का माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया।